सेठ रायचंद की गिनती जामनगर के धनी परिवारों में की जाती थी। सेठ रायचंद बहुत ही सख्त मिजाज के व्यक्ति थे। ऐसा ही स्वभाव उनकी पत्नी यशोदा देवी का भी था। उनके 2 बेटे बहुएं यही गांव में उनके साथ रहते थे और सबसे छोटा बेटा जो अभी कुंवारा था शहर में नौकरी करता था। सेठ रायचंद को घर की बहुओं का हमेशा घर के दायरे में रहना पसंद था, इसलिए वो अपनी बहुओं को कहीं आने जाने की भी अनुमति नहीं देते थे और न ही घर के किसी फैसले में बोलने देते थे। इसी वजह से दोनों बहुएं सुजाता और अनीता बहुत दुखी रहती थी और एक दूसरे से अपने दुख बांटने के सिवा उनके पास कोई चारा नहीं था। ये क्या उठा लाई बड़ी बहू, सारी रोटियां ठंडी हैं, जाकर गरम गरम रोटी लेकर आ। माँ जी मैं गरम ही लाई थी, वो आप बातें कर रहे थे इस वजह से ठंडी हो गई। आगे बोलने की कोई जरूरत नहीं है, जितना कहा गया है उतना करो। जब सेठानी ने बोल दिया कि रोटियां तो ठंडी हैं, समझ में आ रही है? दोनों बहुएं कुछ क्या ही बोलती जब उनके पति ही उनके लिए आवाज नहीं उठाते थे। हमेशा ऐसे ही दोनों बहुओं का बहुत अपमान होता था और सेठ और सेठानी इस बात के लिए अपने ऊपर गर्व करते थे कि वो अपनी बहुओं को दबा कर रखते हैं। हमने तो अपने दोनों बेटों को समझा रखा है कि अपनी पत्नी को पैर की जूती समझा करें। हम तो इतना जानते हैं कि घर की बहुओं को दबाकर रखना चाहिए और यही हमारे घर में होता है, नहीं तो घर की बहुएं सिर पर चढ़ जाती हैं। ये ठीक कह रहे हैं, घर की बहुओं की जगह पैरों में होनी चाहिए। हम इन्हें ज्यादा ढील देंगे तो ये पतंग की तरह उड़ने लगेंगी और पतंग कटते देर नहीं लगती भाई साहब। सही कह रही हो भाभी, अब मेरे ही देख लो, दोनों बेटे बहुएं शहर में रहते हैं, एक नहीं सुनते, उन्हें शहर की हवा लग गई है। अब बहुएं हैं वो भी अपना शहरी बनकर घूमती हैं, तो मैं तो कहूंगा कि आप दोनों बड़े खुशकिस्मत हो जो आपको इतना कहना मानने वाली बहुएं मिली हैं। वो तो है, बस अब राजेश के लिए भी लड़की ढूंढ रहा हूँ। जैसे ही कोई अच्छी लड़की मिली उसकी भी शादी कर दूंगा और यहीं अपने पास गांव में रखूंगा। बस अब तो तीसरी बहू ढूंढनी बाकी है। इधर सेठ रायचंद अपने बेटे राजेश के लिए लड़की ढूंढ रहे थे, उधर राजेश कुछ और ही प्लान कर रहा था। शालू तुम मेरा साथ दोगी ना? तुम्हें बस ये नाटक करना है कि तुम मेरी पत्नी हो। शालू मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी दोनों भाभियाँ मेरे माता पिता और मेरे भाइयों की वजह से बहुत दुखी रहती हैं। मैं अपने घर के माहौल को बदलना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरे माता पिता मेरी शादी एक ऐसी लड़की के साथ कर दें जो मेरी दोनों भाभियों की तरह उनके जुल्मों का शिकार हो। मेरे माता पिता और मेरे भाइयों की नजरों में एक औरत की कोई इज्जत नहीं है, ये बात मैं अच्छे से जानता हूँ। और तुम पढ़ी लिखी हो, खुददार हो, मैं जानता हूँ कि तुम मेरी मदद कर सकती हो। मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी राजेश, तुम मेरे दोस्त हो, मैं अपनी दोस्ती का फर्ज जरूर निभाऊंगी। हमें गांव कब जाना है? अब कल सुबह। प्लान के हिसाब से राजेश शालू को अपनी पत्नी बनाकर गांव ले जाता है, पर अचानक से राजेश को शादी करके आया देख सब हैरान रह जाते हैं। देखो राजेश, तुम अपनी मर्जी से शादी करके तो आ गए हो, पर अब बहू को हमारे हिसाब से रहना होगा। हाँ, हमारे घर में बहुओं को बोलने की इजाजत नहीं होती, समझे? हाँ, तुमने अपनी मर्जी से शादी कर ली, पर अब हमें सास ससुर होने का फर्ज निभाना है। शालू तुम भी दोनों बहुओं के साथ रसोई में जुट जाओ। यहाँ पर कोई नौकर चाकर नहीं है जो काम में हाथ बटाए। जब तक यहाँ हो तुम्हें भी घर के कामों में हाथ बटाना है। आज की रसोई तुम बनाओगी। जी मुझे इसमें कोई ऐतराज नहीं है, मैं तो सारे घर के काम कर लेती हूँ। शालू को पता था कि उसे क्या करना है। शाम के समय जब खाना तैयार हुआ तो शालू ने सांभर डोसा बनाया। अब ये क्या बनाया है नई बहू? हमारे घर तो ऐसा खाना कभी नहीं बनता। लगता है कोई शहरी खाना बनाया है। शालू बहू, ये तुमने क्या चीज बना दी है? हमारे घरों में साग सब्जी और रोटी ही बनती है। माँ जी, आज मैंने सांभर डोसा बनाया है। समय के हिसाब से बदलते रहना चाहिए। हमारे घर में ये सब नहीं चलता, जो हम कहेंगे इस घर में वही बनेगा। राजेश, अगर मेरे साथ इस घर में इस तरह का व्यवहार होने वाला है तो मैं यहाँ एक दिन भी नहीं रुकूंगी। क्या तुम यही चाहते हो कि मैं तुम्हें छोड़कर और इस शादी को तोड़कर चली जाऊं? नहीं नहीं शालू, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। माँ पापा, शालू जो भी बना रही है अब आपको वही खाना होगा, वरना मुझे कुछ और सोचना पड़ेगा। देखा, मैं जानता था ऐसा ही कुछ होगा। मेरे दोनों बड़े बेटे मेरी बात को मानते हैं, अपनी बहू को दबा कर रखते हैं। एक ये नालायक सबसे छोटा बेटा जो अपनी पत्नी के लिए हमसे लड़ने को तैयार है। जा, तू ये घर छोड़कर अभी चला जा। ठीक है, तो मैं ये घर छोड़कर चला जाता हूँ। बाबूजी रहने दो ना, अगर ये ऐसे घर छोड़कर गया तो गांव में बहुत बदनामी हो जाएगी। अब बड़े भैया ठीक कह रहे हैं, गांव वाले तो यही जानते हैं ना कि हम सब में बहुत प्यार है। लोग तो यही कहेंगे ना कि छोटा बेटा और बहू घर छोड़कर चले गए।
सेठ रायचंद अपनी सबसे छोटी बहू और बेटे को संभाल नहीं पाया। सेठ रायचंद उस समय चुप हो जाता है। धीरे धीरे शालू अपनी दोनों जेठानियों को निडर बनाने लगी। नहीं नहीं शालू, हमने कभी ऐसे सलवार सूट नहीं पहने। अगर माँ बापू ने हमें सलवार सूट में देख लिया तो बहुत गुस्सा करेंगे। कुछ नहीं होगा भाभी, आजकल सलवार सूट का फैशन है। आप एक बार मेरे कहने पर पहनो, आप दोनों बहुत अच्छी लगोगी। अच्छा ठीक है, पहनकर बाहर मत जाना, घर में तो रह सकते हो ना। ठीक है, पर थोड़ी देर पहनकर उतार देंगे। शालू की दोनों जेठानियां उसके कपड़े पहनकर देख रही थी। दोनों सलवार सूट में बहुत अच्छी लग रही थी। तभी सास ने उन्हें सलवार सूट में देख लिया और घर में कलेश मचा दिया। देख राजेश, हम तेरी पत्नी को कुछ नहीं कहते, वो जो मर्जी पहने, पर वो अपने साथ साथ दोनों बहुओं को भी बिगाड़ रही है। आज दोनों बड़ी बहुओं ने सलवार सूट पहना है। हमारे घर में इस तरह का पहनावा कोई नहीं पहनता। उस दिन तो मैंने तुझे रोक लिया था, पर अब मैं खुद कह रही हूँ, तू अपनी पत्नी को लेकर यहाँ से शहर वापस चला जा, वरना हमारी यहाँ पर बहुत बदनामी होगी। हम अपनी बहुओं को पैरों के नीचे दबा कर रखते हैं। तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। मुझे तो इस घर के हालात बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो दिन दूर नहीं जब इस घर की बहुएं हमारे आगे भी जुबान लड़ाने लगेंगी। शालू को लेकर यहाँ से चला जा। ठीक है, मैं आज ही शालू को लेकर और इस घर को छोड़कर हमेशा के लिए चला जाऊंगा। तभी राजेश की दोनों भाभियां आ जाती हैं। अगर शालू इस घर को छोड़कर जाएगी तो मैं और अनीता भी ये घर छोड़कर चले जाएंगे। राजेश भैया, क्या आप हमें अपने साथ शहर ले चलोगे? हाँ राजेश भैया, यहाँ हमारा कोई अपना नहीं है, यहाँ दम घुटता है हमारा। शालू के आने के बाद हमने थोड़ा बहुत जिंदगी को जीना सीखा था, पर अब आप और शालू चले जाओगे तो हमारी जिंदगी फिर से घुटन में भर जाएगी। हमें अपने साथ ले चलो शालू। ठीक है भाभी, आप दोनों मेरे साथ चलोगे। अरे सुजाता, तू चली जाएगी तो मैं कैसे रहूंगा? मैं तेरे बिना एक दिन भी नहीं रह सकता। अगर तुझे यहाँ परेशानी है तो मैं तेरे साथ अलग रह लूंगा। हाँ, मैं खुद अनीता के बिना नहीं रह सकता। अनीता, तू मुझे छोड़कर नहीं जाएगी। हाँ, मैं भी तेरे साथ कहीं और रह सकता हूँ। हाँ हाँ, तो ठीक है, अगर सभी को माँ पापा से परेशानी है तो सब अपना अलग अलग रह लो, इससे सबकी लाइफ ठीक हो जाएगी। अब सेठ रायचंद के तीनों बेटे बहुएं घर छोड़कर जाने लगे तो वो और सेठानी दोनों घबरा गए। अचानक सेठानी को दिल का दौरा पड़ जाता है। तुरंत अस्पताल ले जाने पर डॉक्टर सेठानी की जान तो बचा लेते हैं, पर पूरी तरह से आराम करने की सलाह देते हैं। उस दिन तीनों बहुओं की सेवा देखकर सेठ रायचंद और यशोदा देवी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उन दोनों ने हमेशा जिन बहुओं का अपमान किया और हमेशा उनकी जगह अपने पैरों में समझी, आज वही बहुएं उनकी सेवा कर रही थी। शालू की एक कोशिश से घर संवर जाता है। इस वजह से घर में खूब चहल पहल और खुशहाली। काव्या सुबह देर से उठती है, फिर शावर लेकर किचन में जाती है जहां उसकी भाभी अलका सबका नाश्ता बना रही होती है। काव्या उससे जाकर कहती है, भाभी मेरे लिए एक कप कॉफी बना दो। अच्छा वैसे आज ब्रेकफास्ट में क्या बनाए? मेथी के पराठे और बूंदी रायता। क्या मेथी के पराठे? ओह नो भाभी, वो एक्चुअली मैं आपको बताना भूल गई। भैया को ना पनीर सैंडविच बहुत पसंद है, और वो भी काली मिर्च स्प्रिंकल किया हुआ। संडे को ज्यादातर वो वही खाना पसंद करते हैं, तो आप उनके लिए वही बना दो। अच्छा ठीक है दीदी, मैं उनके लिए सैंडविच बना देती हूँ। अलका एक सुंदर, सुशील और संस्कारी लड़की थी। उसकी यही खूबी अलका के पति प्रांजल को भा गई और सबकी रजामंदी से वो उसे ब्याह कर घर ले आया। लेकिन काव्या को अलका से हमेशा चिढ़ रहती थी। वो अपनी भाभी को नीचा दिखाने से बाज नहीं आती थी। काव्या के कहने पर कुछ देर बाद अलका सबके लिए नाश्ता लेकर आती है, जिसमें प्रांजल के लिए वो पनीर सैंडविच काली मिर्च स्प्रिंकल डला हुआ उसे परोसती है। अरे वाह, पनीर सैंडविच, थैंक यू अलका, मेरा कब से मन कर रहा था इसे खाने का, थैंक यू सो मच। प्रांजल जैसे ही सैंडविच मुंह में डालता है उसे जोर जोर से छींकें आनी शुरू हो जाती हैं। ये देखकर अलका की सास जानकी गुस्से में आ जाती है। अरे क्या हुआ बेटा तुझे? बहू, तूने इसमें कहीं वो काली मिर्च तो नहीं डाल दी? हाँ माँ जी डाली है। अरे तेरा दिमाग खराब है क्या? तुझे पता नहीं मेरे बेटे को काली मिर्च से एलर्जी है। अब खड़ी खड़ी मेरी शक्ल क्या देख रही है? जा जल्दी से डॉक्टर को फोन करके बुला। कुछ देर बाद डॉक्टर घर आता है और उसे दवाई देकर चला जाता है। क्यों री, क्या जरूरत थी काली मिर्च डालने की? तेरे कारण मेरे बेटे का छींक छींक कर हालत खराब हो गई। लेकिन माँ जी मुझे तो काव्या दीदी ने कहा था डालने को। हे भगवान, देखो तो कैसे झूठ बोल रही है। अरे शर्म नहीं आती अपना किया मुझ पर थोपते हुए? भला मैं अपने इकलौते भाई के साथ ऐसा क्यों करूंगी भाभी? आज के बाद ऐसी गलती कभी मत करना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? अलका बेचारी चुप रह जाती है और सब कुछ चुपचाप सुन लेती है। ऐसे ही समय बीतता है।
घमंडी ननद बार बार अपनी संस्कारी भाभी को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती। ऐसे ही एक रोज काव्या कॉलेज से घर आती है। भाभी, जरा मेरे लिए एक कप चाय लेकर आना, मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है। कुछ देर बाद अलका चाय लाकर अपनी ननद को देती है, फिर घर के बाकी कामों में लग जाती है। लेकिन तभी अचानक काव्या गुस्से में चिल्लाते हुए कहती है, माँ माँ, ये देखो तो तुम्हारी लाडली बहू ने क्या किया है। क्या हुआ मेरी बच्ची, तू इतने गुस्से में क्यों है? चाय अच्छी नहीं बनी क्या? चाय पीने लायक हो तो पियो ना। ये देखो, भाभी ने इसमें छिपकली का मरा हुआ बच्चा डाला है ताकि इस चाय को पीते ही मैं मर जाऊं। क्या? मेरी बच्ची, तू ठीक तो है ना? तूने इसे पिया तो नहीं ना? लेकिन ये कैसे हो सकता है? मैंने तो खुद कप धोया था और चाय भी छान कर दी थी। ना जाने ये आखिर चाहती क्या है। पहले तो जानबूझकर मेरे बेटे को काली मिर्च देती है और अब मेरी बेटी को चाय में मरी हुई छिपकली। क्यों री, तू मारना चाहती है हम सबको? भाभी, मैं आपकी इकलौती ननद हूं और आप मेरे साथ ऐसा कर रही थी। छी, मुझे तो घिन आती है आपको भाभी कहते हुए भी। अगर मैं आपको पसंद नहीं तो सीधा सीधा बोल दो, लेकिन कम से कम ये सब तो मत करो। मत रो मेरी बच्ची, अब तू चल और कमरे में चलकर आराम कर ले। दोनों माँ बेटी वहाँ से चली जाती हैं। बेचारी अलका वहीं बैठकर खूब रोती है और मन ही मन सोचती है, ना जाने ननद जी को मुझसे क्या परेशानी है। हर बार वो मुझे सबकी नजरों से गिराती रहती है, जबकि मैं तो कभी उनके साथ गलत नहीं करती। शायद मुझ में कोई कमी होगी। खुद को कोसते हुए अलका घर के कामों में लग जाती है। ऐसे ही दिन बीतते हैं और हर दिन के साथ काव्या की साजिशें बढ़ती जाती हैं। नौबत यहाँ तक आ गई कि अब जानकी और प्रांजल हर छोटी बड़ी बात के लिए अलका को सुनाने लगते हैं। ये सब देख काव्या बहुत खुश होती है, लेकिन जब इससे भी उसका मन नहीं भरता तो वो एक तरकीब और लगाती है। मुझे किसी भी तरह इसे घर से निकलवाना ही होगा। घमंडी ननद अपने खुराफाती दिमाग से एक तरकीब लगाती है, फिर मौका मिलते ही अपनी भाभी के कमरे में जाती है, उसकी फोटो चुरा लेती है। अब आएगा मजा, देखना भाभी, इस बार आपको ऐसा सबक सिखाऊंगी कि सब आपको धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देंगे। काव्या फोटो लेकर वहां से चली जाती है। एक रोज जब सभी हॉल में बैठकर खाना खा रहे होते हैं, तभी काव्या वहां आती है। अरे दीदी, आप आ गई? आइए बैठिए, मैं आपके लिए खाना परोस देती हूँ। कोई जरूरत नहीं है ये सती सावित्री बनने की। मुंह में राम और बगल में छुरी लेकर घूमती हो। सारा दिन पूजा पाठ का ढोंग करती हो और पीठ पीछे ये सब करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? अरे तुम हमें अपना ही नहीं समझती। हम सबको मारना चाहती हो, ये बात तो हम शुरू से ही जानते हैं, लेकिन आखिर तुम ऐसा करना क्यों चाहती हो वो आज हमें पता चला है। माँ, भैया, ये औरत हमारा बुरा करने के साथ साथ हमें धोखा भी दे रही है। इसका पहले से आशिक है जिससे इसने शादी भी की है। ये क्या कह रही है आप दीदी? ये सब झूठ है। मैं तो सिर्फ अपने प्रांजल से ही प्यार करती हूँ और उन्हीं की पत्नी हूँ, लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि आप ये झूठ क्यों बोल रही हैं। अच्छा भाभी, अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो ये तस्वीरें तो नहीं झूठ बोल सकती ना? इस फोटो में दुल्हन तो आप ही हैं, लेकिन ये दूल्हा तो प्रांजल भैया नहीं है। तो फिर कौन है ये आपका आशिक? काव्या ये बोल ही रही थी कि तभी प्रांजल अपनी बहन को एक जोरदार थप्पड़ मारता है। प्रांजल, उसे क्यों मार रहा है? मारना है तो अपनी पत्नी को मार जो ऐसे तुझे धोखा दे रही है। बस माँ, अपनी घमंडी बेटी के प्यार की पट्टी आपकी आंखों पर बंधी है, इसीलिए जो ये कह रही है आप उसे ही सच मान रही हैं। अरे ये जो फोटो आपने देखी है ये झूठी है, काव्या ने खुद इसे बनवाया है। मुझे भी ये बात पता न चलती अगर उस स्टूडियो वाले मेरे दोस्त का फोन मुझे नहीं आता जहाँ से काव्या ने तस्वीर बनवाई है। दीदी, आखिर क्यों कर रही हो आप ये सब? क्यों आप इस हद तक गिर गई जो मेरी इज्जत पर आप कीचड़ उछालने को तैयार हो गई? क्योंकि आपकी और भैया की लव मैरिज हुई थी। मैं भी एक लड़के को बहुत प्यार करती थी। जब मैंने माँ और भैया को उसके बारे में बताया तो उन्होंने हमारी शादी से साफ इनकार कर दिया, लेकिन आप दोनों की शादी के लिए ये दोनों झट से मान गए। आखिर क्यों? क्या मैंने झूठा प्यार किया था? लेकिन आज मैंने जो कुछ भी किया वो सब करके मुझे बहुत अच्छा लगा। इसके बाद अलका सबसे कहती है, माँ जी, प्रांजल, ये आपने ठीक नहीं किया। अगर दीदी किसी को पसंद करती है तो इसमें गलत क्या है? प्रेम तो इस दुनिया का सबसे खूबसूरत रिश्ता है, फिर प्यार करने वालों से ऐसी नफरत क्यों? मेरे कहने पर आप उस लड़के से मिल लीजिए और दोनों की बात आगे बढ़ाइए। अपनी भाभी की बात सुनकर काव्या को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। काव्या अपने किए के लिए अपनी भाभी अलका से माफी मांगती है। मुझे माफ कर देना भाभी, मैंने तुम्हारे साथ कितना गलत किया, लेकिन फिर भी तुमने मेरे बारे में इतना सोचा। अलका काव्या को माफ कर देती है और उसे गले लगा लेती है, जिसके बाद प्रांजल और जानकी को भी अपनी गलती का एहसास होता है और वो भी काव्या से माफी मांगते हैं। साथ ही काव्या की शादी उसके मनपसंद लड़के से करवा देते।